और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर, शिवपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। समाजवादी पार्टी से जुड़ी आज की ये बड़ी खबर है और शिवपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। शिवपाल सिंह यादव लगातार अखिलेश यादव के साथ कई बार कई मंच पर इस दौरान नजर आए हैं। जब भी कोई कार्यक्रम हुआ है वहां पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए हैं और उसके बाद इनकी नजदीकियों को इस तरीके से समझा जा सकता है कि शिवपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, देखिए पिछले कुछ दिनों जो करीबी दिखाई दे रही थी, जो नजदीकियां दिखाई दे रही थी अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव में, उसका नतीजा ये दिखाई दिया कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया पार्टी का। जी हाँ, बिल्कुल। इस महीने की आखिर में ही लगातार न्यूज़ 18 भी खबर चला रहा था और इस महीने लगातार हम इस खबर को न सिर्फ ऑन एयर कर रहे थे बल्कि इसको प्राथमिकता पर हमने लगातार चलाया था कि शिवपाल सिंह यादव को इस महीने के आखिर में जिम्मेदारी मिल जाएगी तय, और राष्ट्रीय महासचिव न्यूज़ 18 ने खबर को ऑन एयर किया था। एक और अहम जिम्मेदारी अब उनको मिलने वाली है, वो है प्रभारी होंगे उत्तर प्रदेश के, यानी नरेश उत्तम पटेल उत्तर प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट बने रहेंगे। साथ में प्रभारी, संगठन के प्रभारी की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव के पास रहेगी। शिवपाल सिंह यादव लगातार जिस तरह से दौरे कर रहे हैं, जिस तरह से वो तमाम जगहों पर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, उसी से बात साफ हो गई थी कि शिवपाल सिंह यादव अब समाजवादी पार्टी में संगठन के काम को देखेंगे। आगे आने वाले दिनों के दौरान चाहे 30 और 31 तारीख की बात कर लें, यानी कल परसों की बात कर लें, तो 2 दिन के दौरे पर वो फिर है वाराणसी और अमेठी। इससे पहले मऊना भंजन में वो गए थे, गाजीपुर गए थे, बलिया गए थे, बाराबंकी गए थे, मैनपुरी, इटावा, इन तमाम जगहों पर वो लगातार संगठन के दौरे करते हुए नजर आ रहे थे। तो और समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को लेकर के हालांकि बहुत ज्यादा पर्दा नहीं उठा रही थी कि आने वाले दिनों में उनको जिम्मेदारी कौन सी दी जाएगी, लेकिन ये बात न्यूज़ 18 ने पहले ही साफ कर दी थी कि राष्ट्रीय महासचिव के साथ उनको संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के शिवपाल सिंह यादव मैनपुरी चुनाव के बाद, क्योंकि उनकी नजदीकियां बढ़ी और लगातार वो मंच पर दिखाई दे रहे थे, शादी ब्याह वैवाहिक कार्यक्रमों में भी लगातार दिखाई दे रहे थे। कुछ दिन पहले एक वीडियो शायद सबको याद होगा जब शिवपाल का पैर छूते अखिलेश यादव नजर आए थे, तो उस वक्त भी बहुत चर्चा में थी इनकी नजदीकियां। अलाउद्दीन देखने पड़े 2016 का जो पूरा पॉलिटिकल एपिसोड था जिसमें दूरियां बनी थी, उसके बाद विधानसभा चुनाव के आने पर यानी 2021 में जाकर नजदीकियां आई दोनों के बीच में, और फाइनली जो सबसे अहम एपिसोड रहा वो मैनपुरी का इलेक्शन रहा। मैनपुरी के इलेक्शन के दौरान दोनों लोगों की नजदीकियां बढ़ी जब डिम्पल यादव ने खुद फोन करके इस बात को कहा कि वो लोकसभा के इलेक्शन में उनके साथ आए, और फाइनली सैफई में ही तमाम कार्यक्रम हुए। इस बीच में नेताजी के निधन का ही मामला रहा, तो वो एक इमोशनल कार्ड रहा पूरा का पूरा। तो ऐसे में बाद के दिनों में शिवपाल सिंह यादव के जरिए से ये कहा जाना कि अखिलेश यादव पर जो भी वार होंगे उन पर मैं ढाल की तरह खड़ा रहूंगा, तो तमाम बातें संकेत कर रही थी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि आखिर कब, क्योंकि इलेक्शन की जो रिजल्ट आया है उसमें करीब आए हुए 2 महीने। अलाउद्दीन, राष्ट्रीय सचिव राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। राजीव जी, राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर शिवपाल यादव को चुन लिया गया है। अब 2024 की लड़ाई क्या आपके लिए आसान हो जाएगी एक मजबूत नेतृत्व में? स्वाभाविक है, एक अनुभवी और संगठन में जिसकी पकड़ हो, जमीन का जो नेता हो, अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहते हैं तो वो मार्गदर्शन का भी काम करते हैं और प्रेरणा देने का भी काम करते हैं। कौन सी जिम्मेदारियां अब शिवपाल यादव को मिलेंगी? जिम्मेदारी तो उनको राष्ट्रीय महासचिव के रूप में दे दिया गया है। हाँ। तो राष्ट्रीय महासचिव के रूप में जो पार्टी के संविधान के अनुसार जिम्मेदारियां होती है वो निभाएंगे, और समय समय पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे सारे लोग निभाएंगे। ये क्या लंबा चलेगा राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर शिवपाल यादव को? क्या हम लंबा देखेंगे? ये रिश्ता क्या ऐसे ही बना रहेगा? राजीव जी, जब शिवपाल यादव जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी कई बार कह चुके हैं कि अब जीना यहाँ मरना यहाँ, तो फिर आपको या किसी और को शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है राजीव जी, शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी इस बात पर। तो शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी और शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव अब बना दिया गया है। शिवपाल यादव को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अब आगे से जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें शिवपाल यादव भी मुख्य तौर पर नजर आएंगे और उनका भी निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, कैसे देख रहे हैं, शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है? देखिए, शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाना कोई खबर नहीं है।
मैं ये मानता हूं कि उनकी परिवार की पार्टी है, वो जिसको जो चाहे परिवार में बना सकते हैं। महत्वपूर्ण तो तब होगा कि शिवपाल सिंह यादव को वो फिर अपमानित करके कब बाहर का रास्ता दिखाएंगे। पहले भी किया है, कई बार किया है। शिवपाल यादव ने अपनी इस पीड़ा को बार बार आकर के सार्वजनिक तौर पर व्यक्त किया है। अब इस समय अखिलेश यादव जी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन करके देख चुके, बसपा के साथ गठबंधन करके देख चुके, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ गठबंधन करके देख चुके। एक एक करके सब उनका साथ छोड़ के चले गए, किसी के साथ गठबंधन टिक नहीं पा रहा। तो फिर आज वापस उन्हीं चाचा को लेकर के साथ आए हैं। चाचा को बहुत अपमानित करके उन्होंने एक बार बाहर निकाला था, फिर उसके बाद उनको विधानसभा के चुनाव में लॉलीपॉप देकर अपने साथ लेकर आए, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद उनको मुक्त होने के लिए कह दिया था। अब फिर उन्हें महासचिव बनाया है। फिर आगे आने वाले समय में उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे शिवपाल जी स्वयं आकर बताएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस समय जातीय संघर्ष, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का एक प्रयास किया जा रहा है, रामचरितमानस को लेकर के जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। राकेश जी, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि अभी देखना होगा कि वो कब बाहर निकालेंगे। ये सवाल मैंने किया राष्ट्रीय सचिव जो अभी है राजीव जी, उनसे मैंने पूछा कि क्या ये लंबा चलेगा, क्या ये रिश्ता लंबे समय तक रहेगा, तो उन्होंने सीधे कहा कि चाहे वो दूसरी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी हो, इसमें संशय करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शिवपाल यादव कह चुके हैं कि मैं जीऊंगा भी यहीं, मरूंगा भी यहीं। नहीं, राजनीति में कोई भी बातें परमानेंट नहीं होती है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने उस पार्टी को खड़ा किया है, संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके उन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा करने का काम किया था। लेकिन अखिलेश यादव जी ने पार्टी की कमान संभालने के बाद से जिस तरह से उनको बाहर का रास्ता दिखाया, शिवपाल सिंह यादव और उनके तमाम समर्थकों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, बहुत आसान नहीं होगा कि इन सारी बातों को साथ में लेकर के एक बार चला जा सके। फिर भी राजनीति अनिश्चितताओं का, संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम तो उनकी लंबी राजनीतिक आयु के लिए कामना करते हैं कि वो लंबी राजनीतिक आयु अपनी पारी खेले। देखिए, राष्ट्रीय सचिव स्वामी प्रसाद मौर्य भी राष्ट्रीय सचिव बना दिए गए, क्या कहेंगे आप? स्वामी प्रसाद मौर्य को तो विवाद के बीच, रामचरितमानस के विवाद के बीच उनका प्रमोशन हो गया, राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए स्वामी प्रसाद मौर्य। श्री रामचरितमानस का अपमान करने वाले और लोगों को इससे बल मिलेगा। कुछ और लोग अभी श्रीमद् भागवत गीता को लेकर के भी टिप्पणियां करते हुए मिलेंगे। ये जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आएगा, ये प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज पूरी तरह से दंगा मुक्त हुआ है, जातीय संघर्ष हमने खत्म किया है, तो कैसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किए जाए, कैसे मजहबी उन्माद की घटनाएं। देखिए, दंगों के नाम पर अब जिन लोगों का नाम लेती है भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए आजम खान को भी राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है, अब स्वामी प्रसाद मौर्य को भी राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। 2024 के मद्देनजर क्या इसे समझा जाए राकेश त्रिपाठी जी? तैयारी चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर हर राजनीतिक दल को अधिकार है अपनी तैयारी करने का, और वो बिल्कुल तैयारी करें। हमें हमारी शुभकामनाएं है कि वो तैयारी करें, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, उत्तर प्रदेश में एक अच्छा राजनीतिक संगठन खड़ा करें, अच्छी बात है। लेकिन उनका उद्देश्य जिस प्रकार का अराजकता का, हल्ला बोल का, गुंडागर्दी को प्रोत्साहित करने का रहा है, ऐसे में जनता उन्हें कोई अवसर देने वाली है, इसको लेकर के एक बड़े सवाल खड़े हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास के मुद्दे पर विकास के साथ चलेगी। समाजवादी पार्टी की जिस तरह की वैमनस्यता फैलाने वाली राजनीति है, बांटने की राजनीति है, जातीय संघर्ष उत्पन्न करने वाली राजनीति है, जनता उस पर विश्वास करने वाली नहीं है। घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार। ठीक है राकेश जी, ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी। ऋषभ मनी त्रिपाठी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, देखिए, ये प्रमोशन ही कहा जाएगा, एक बड़ा इनाम दे दिया स्वामी प्रसाद मौर्य को, समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, आजम खान को बना दिया महासचिव, शिवपाल यादव भी बने, कैसे समझा जाए, मायने क्या है इस तरीके से जिम्मेदारी देने के पीछे? देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में प्रस्तावित है, ये उसकी तैयारी की जा रही है। एक दौर था जैसे 1991 में राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई, फिर उसके बाद मुलायम और कांशी राम, सपा बसपा एक हो गए। उस वक्त एक बहुत चर्चित नारा हुआ था, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और सपा बसपा का गठबंधन आ गया सत्ता में उत्तर प्रदेश की। हालांकि फिर गेस्ट हाउस कांड हुआ और फिर सपा बसपा का गठबंधन टूटा। बाद में एक बार अखिलेश ने प्रयास करके फिर से बसपा के साथ गठबंधन बनाया। तो कुल मिलाकर ये पूरी कवायद उस तरफ जा रही है कि 2024 का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होना है, वो फिर से मंडल बनाम कमंडल जैसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। आजम खान साहब को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बनाया गया, शिवपाल यादव को बनाया गया। पिछड़ों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक यादव है। तो कुल मिला के वो वोट बैंक एक जगह कंसोलिडेट रहे, सुरक्षित रहे, मजबूत रहे, लिहाजा एक शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। मौर्य चूंकि योगी जो पार्ट 1 सरकार थी उसमें मंत्री थे,
फिर वो भाजपा छोड़ के सपा में चले गए। हालांकि 2022 के जो विधानसभा चुनाव परिणाम थे वो उनके पक्ष में नहीं रहे, वो खुद अपना चुनाव भी हार गए। तो स्थितियां अब क्या है, मौर्य समाज एक बड़ा ओबीसी का वोटर है, तो मौर्य समाज को एकजुट रखने के लिए उनको अपने साथ रखना पड़ेगा। और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान आए हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो गई है और रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है वो ओबीसी सेंट्रिक। जब बीजेपी छोड़ के स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्वाइन किया समाजवादी पार्टी को, तो वो कुछ शर्तों के साथ आए होंगे, तो क्या है कि मजबूरी के तौर पे तो उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जा रही? कहीं विवादों के बीच में कोई जिम्मेदारी देना, बहुत सवाल है मन में। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो सुपुत्री है संघमित्रा मौर्य, वो खुद इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, लेकिन वो हमेशा पार्टी के रुख से अलग उनके बयान आते रहते हैं, लेकिन वो कहती जरूर हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहते हैं कि भाजपा से ही सांसद है। तो अब 2024 में उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के लिए भी रास्ते बड़े मुश्किल होते दिख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार ही गए हैं, तो उनका बेटे जो हैं वो भी अपने एक राजनीतिक टारगेट रखते हैं, वो उनको भी टिकट चाहिए होगा। तो कुल मिला के स्वामी प्रसाद मौर्य को खुद अपनी बेटी और अपने बेटे के एग्जिस्टेंस पर भी आगे काम करना है। तो लिहाजा ओबीसी का एक जो बड़ा वोट बैंक है मौर्य का, उसको टारगेट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे कदम को इसी दिशा में देखना चाहिए कि ओबीसी के जो वोट बैंक हैं, चाहे उसमें यादव हों या उसमें मौर्य हों, उनको कैसे कंसोलिडेट किया जाए। आपको रोकना चाहूंगी अलाउद्दीन भी, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं। अलाउद्दीन, समाजवादी पार्टी की नई कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हुई है, उस लिस्ट को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है, साझा करें। जी, सबसे अहम बात है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम को लेकर के ही है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि 2024 के लिए क्या अखिलेश यादव की तरफ से ऐसा कोई गेम प्लान तैयार किया गया है जिसको, जो धर्म की एक राजनीति है उसको काटने के लिए क्या जाति की एक राजनीति तैयार की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से हमलावर हैं और लगातार अपने बयान पे कायम रहने की बात, और ठीक आज से आप मान के चले 1 हफ्ता हो गया, संडे के दिन पिछले ही रविवार को उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के, तमाम चौपाइयों को लेकर के बयान उन्होंने दिए थे। और आज 1 हफ्ते बाद फिर से आज सुबह जो उनके ट्वीट्स आए हैं और जिस तरह से उनके समर्थन में लखनऊ की कई जगहों पर रामचरितमानस को लेकर के कुछ प्रतियां कुछ जगहों पर जलाई गई हैं, तो ये तमाम पहलू अभी दिखाई दे रहे हैं कि अब राजनीति के अखाड़े में समाजवादी पार्टी नए गेम प्लान को लेकर के उतरने वाली है। और साफ अगर 2 शब्दों में बात कही जाए, धर्म वर्सेस जाति, यानी जब जब धर्म का बढ़ावा, धर्म की बात आई है राजनीति में, उसको काटने के लिए पॉलिटिकल पार्टी ने जाति का सहारा लिया हो। बात 1990 की लेकिन पलड़ा भारी किसका है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलाउद्दीन, ये समझना होगा कि जाति का पलड़ा भारी है या धर्म को लेकर पलड़ा भारी है। आखिर राजनीति होगी किस पे 2024 में? बेस फैक्टर क्या होगा 2024 में? बेस फैक्टर अगर जाति ना होती तो आज जो 3 पन्नों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो एक आई है पूरी लिस्ट है, क्योंकि विवाद तो 1 हफ्ते से चल रहा है, तो नाम उनका हटाया भी जा सकता था, उनका नाम काटा भी जा सकता था। और लगातार जब कल उनकी मुलाकात हुई तो जिस तरह से वो जो है बाहर आए निकल करके, जो बयान उन्होंने दिए लगातार, फिर उसके बाद लखनऊ के गोमती तट के पास जो एक कार्यक्रम था मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ का, उसमें अखिलेश यादव जाते हैं, वहां विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। अखिलेश यादव निकल कहते हैं कि हम जो है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, यानी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के लिए शूद्र से ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो वो शूद्र के समान हमसे जो है व्यवहार करते हैं। तो लाइन लेंथ तो कल ही तय हो गया था उत्तर प्रदेश की राजनीति का कि समाजवादी पार्टी साफ तौर से अब जातिगत आधारित, यानी जाति आधारित राजनीति की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि जिस तरह से आप जब बात करेंगे 2014 के इलेक्शन की, फिर 19 का इलेक्शन, फिर इसके अलावा विधानसभा के इलेक्शन, समाजवादी पार्टी को जो है उस तरह से रिजल्ट नहीं मिले जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे। तो ऐसे में पैटर्न बदला हुआ, गेम प्लान बदला हुआ नजर आ रहा है। यानी 2024 का जो संसदीय चुनाव होने वाले हैं उसमें समाजवादी पार्टी एक बैकअप लेकर के चलना चाह रही है कि जो वोट बैंक है ओबीसी का और दलित समाज का, उसमें सोचमारी करने के लिए एक बैकअप प्लान उनके पास तैयार रहे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्लान ए के साथ प्लान बी पर चलना कई बार बहुत ज्यादा अहम हो जाता है और लगभग तमाम पॉलिटिकल पार्टी यही काम करके ही आगे बढ़ती हैं। तो ऐसे में एक बैकअप और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के जरिए समाजवादी पार्टी तैयार कर रही है। और जब आप पिछले 20-25 साल से राजनीति को देखेंगे उत्तर प्रदेश की, तो साफ तौर से मंडल कमीशन के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कांग्रेस जब यहाँ से गई तो जातिगत आधारित राजनीति के आधार पर उत्तर प्रदेश से राजनीति जो है कांग्रेस की रीजनल जो सरकार हुआ करती थी वो गई। जब मंडल कमीशन लागू हुआ उसके बाद तमाम चीजें बड़ी तेजी से बदली। और समाजवादी पार्टी से पहले जब पार्टी जनता दल हुआ करती थी तो नारा एक बड़ा लगा करता था
कि डीएम अपना होगा, सीएम अपना होगा, पीएम अपना होगा। हाँ। तो ये बात तब कही जाती थी जब जातिगत आधारित राजनीति की बात की जाती थी। तो आप समझ करके चलिए कि एक बार चलिए ठीक है अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रामचरितमानस विवाद के बीच ये बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी से जुड़ी आज की ये बड़ी खबर। जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें नाम आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किरणमय नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राम गोपाल यादव राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, मोहम्मद आजम खां को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, रवि प्रकाश वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, बलराम यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, विशंभर प्रसाद निषाद को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, अवधेश प्रसाद को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, इंद्रजीत सरोज को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, रामजी लाल सुमन को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, लालजी वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव, राम अचल राजभर को राष्ट्रीय महासचिव, जो एंटनी को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, हरेंद्र मलिक को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और साथ ही नीरज चौधरी को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, मधु गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, कमाल अख्तर को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। कुल मिलाकर 42 नामों की जो लिस्ट है वो जारी की गई है और दयाराम पाल को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, राजेंद्र चौधरी को भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, राजीव राय राष्ट्रीय सचिव है पहले से ही और उनको बनाया गया और साथ ही कई सारे नामों का ऐलान किया गया है इस लिस्ट में। अभिषेक मिश्रा को भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। हालांकि सदस्य जो है इस कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं कई लोगों को और भी बनाया गया है। कुल मिलाकर 42 नाम अब तक सामने आ चुके हैं और इन 42 नामों में देखा जा रहा है कि कई बड़े नाम जो समाजवादी पार्टी के हैं, जिनमें की सबसे बड़ा नाम अभी मौजूदा समय में स्वामी प्रसाद मौर्य को देखा जा रहा है। रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने आ रहे हैं, उसके बाद उनको ये बड़ा इनाम माना जा रहा है समाजवादी पार्टी का कि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा इनाम दे दिया स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर। इन सब के बीच शिवपाल यादव को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और राम गोपाल यादव जो कि राइट हैंड माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हें राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के पद पर रखा गया। महिला सशक्तिकरण अभियान चला रही, दूसरी ओर धर्म के ठेकेदार महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, जिन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के बलबूते पर भाजपा ने हिंदू कह के वोट लिया, जब उनके सम्मान की बात आती है तो यही भाजपा आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को एक एक करके उनके हक और अधिकार छीन रही है, संवैधानिक अधिकारों का कत्लेआम कर रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है और सरकारी सेवाओं से उनको वंचित करके उनको दीनहीन अवस्था में बनाए रखने का पाप कर रही है। आज भाजपा का भी असली चेहरा सामने आ गया और धर्म के ठेकेदारों का भी असली चेहरा सामने आ गया। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ये सिर्फ उनका बयान नहीं है, पूरे समाजवादी पार्टी का बयान है। वो जो राम भक्तों पर जिन्होंने गोलियां चलाई है उनसे और क्या उम्मीद किया जाए। ये भारतीय जनता से जाके पूछो। नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी इनसे प्रार्थना पत्र नहीं दिए कि हमको सम्मान दीजिए। नेताजी पूरे देश के महान नेता थे, उनकी लोकप्रियता को देख करके भाजपा ने उनको पद्म विभूषण सम्मान दिया था। यद्यपि नेताजी की हैसियत के अनुरूप नहीं था, सम्मान क्यों दिया अगर इतने बुरे थे? तो इसलिए भाजपा का दोहरा चरित्र वोट लेने के लिए शूद्र हिंदू और सम्मान के लिए नीच, अधम, दुष्ट, यह भाजपा की सोच आज हर दलित, हर पिछड़ा, हर आदिवासी और हर महिला समाज की सदस्य इसको समझ रही है। सर, आपके इस बयान का आप समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता हैं वो खुल के विरोध कर रहे हैं, आपको बीएसपी का एजेंट भी बता रहे हैं। जो भी विरोध में है वो संत, महंत, धर्माचार्य के अलावा एक जाति विशेष के लोग हैं। अगर वर्ण व्यवस्था के आधार पर किया जाए तो 3 वर्ण व्यवस्था के साथ लोग हमारे साथ हैं, 1 वर्ण व्यवस्था के लोग अलग थलग पड़े हुए हैं।
अच्छा, एक चीज ये हुआ है कि अमृत उद्यान रखा गया है, इसको किस तरीके अब भारतीय जनता पार्टी तो कोई काम कर नहीं सकती। जो पहले के किए कराए काम है उसी में नेम प्लेट लगा करके झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश करती है। ये क्यों नहीं बनाते, ये क्यों नहीं निर्माण करते, नया नया निर्माण करें, नए नए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस विवाद के बीच ये इनाम मिला है। हालांकि देखिए, बहुत बड़ी बात है ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य, शिवपाल यादव और आजम खां तीनों को ही बराबर की जिम्मेदारी दी गई है और तीनों को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है पार्टी का। लेकिन एक तरफ रामचरितमानस को लेकर विवाद हो रहा है और दूसरी तरफ प्रमोशन कहा जा सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ये, और स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। 2024 के मद्देनजर भी ये बहुत ज्यादा खास हो जाता है।